चलिए दोस्तों, स्वागत है, सत्कार करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल हमने इलेक्ट्रिकल वायरिंग वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया दोस्तों। लगभग हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, रूल्स पढ़े थे और स्विच कितने तरह के होते हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। अब आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा रहने वाला है। ठीक है, काफ़ी सारे इसके अंदर हिस्से हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सॉकेट। तो सॉकेट एक्चुअल में क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है सॉकेट क्या होता है? जो आपने प्लग देखा होगा, ठीक है, सॉकेट से रिलेटेड एक वीडियो मैंने आज अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाली है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सॉकेट एक्चुअल में क्या होता है, जो 3 पिन 2 पिन होता है ना, जिसमें आप कोई भी प्लग होता है वो इंसर्ट करते हो। ठीक है, प्लग और सॉकेट में सबसे पहली चीज़ तो अंतर क्या होता है? तो बेसिकली सॉकेट क्या होता है, जिसमें अपन किसी भी चीज़ के इंस्ट्रूमेंट की पिन है उसे इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, तो सॉकेट और पिन अलग अलग तरह के होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब जो सॉकेट होता है बेसिकली 2 पिन का आता है। ठीक है, कभी भी सिंगल पिन का सॉकेट कोई काम का नहीं, क्योंकि 2 पिन में क्या आएगा, जब भी 2 पिन वाला सॉकेट होगा तो वहाँ ध्यान रखेंगे हम लोग, एक तो होगा फेस और दूसरा होगा न्यूट्रल। और जब भी 3 पिन आ जाएगा तो 3 पिन में अर्थ आ जाता है। फिर एक आता है सॉकेट के साथ स्विच लगा हुआ आता है। ठीक है, एक सॉकेट है वो स्विच से ऑपरेट होगा, तो वो होता है सॉकेट के साथ स्विच। और नेक्स्ट हमारा 2 पिन सॉकेट यानी कि ICDP स्विच। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 पिन सॉकेट क्या होता है। 2 पिन वाले सॉकेट में अर्थ की पिन नहीं होती है, इसका उपयोग निम्न वोल्टेज, यानी कि आप देखो घर में टीवी फ्रिज और अपन देखें टीवी फ्रिज टेबल फैन ट्यूबलाइट वगैरह फैन, इस सब के लिए 2 पिन सॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। 3 पिन सॉकेट, तो विद्युत अधिनियमों के अनुसार 3 पिन वाला सॉकेट, आप लोगों को पता है, मैंने पढ़ाया था कि विद्युत अधिनियम के अनुसार 3 पिन वाला सॉकेट ही काम में लेना चाहिए, जिसमें से जो 1 पिन होती है ना वो अर्थ के लिए होती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, अर्थ की पिन जो होती है, आपने क्या स्विच देखा है क्या अर्थ का? मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ, रुकिए। चलिए, तो दोस्तों देखिए, ये आपके सामने क्या है, ये पिन है। ठीक है, इसे अपन 5 पिन होता है। ठीक है, 5 पिन है, बट एक्चुअली में ये कौन सा टाइप है, ये 3 पिन वाले का टाइप है। देखिए 1 2 3, और मान लो अगर यहाँ इंटर नहीं हो रहा, थोड़ा बड़ा स्विच है तो 1 2 3, तो इसे ही हम लोग 3 पिन स्विच कहते हैं। अब ये आपका आया, देखिए सॉकेट। अब देखिए इसमें 3 पिन होती हैं, फेस न्यूट्रल और अर्थ के लिए। तो ये अर्थ की पिन लंबी क्यों होती है, सबसे मेन पॉइंट है, ये अर्थ की पिन लंबी क्यों होती है और लंबी के साथ साथ मोटी क्यों होती है, इससे रिलेटेड ही एक वीडियो मैंने आज अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, तो वहाँ जाकर उस वीडियो को जरूर देखें और अपना प्यार दें। चलिए, सो आई होप अब आपको समझ आ गया हो कि अर्थ पिन मोटी क्यों होती है। आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए, हाँ, एक मेन चीज़ है दाई, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ, जो आपका सीधा आता है, राइट हैंड साइड पे फेज होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूट्रल पिन प्रयोग करनी चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राइट हैंड साइड पे फेस और लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूट्रल प्रयोग करना चाहिए। स्विच विथ सॉकेट, इसमें बेकेलाइट स्विच सॉकेट के साथ सम्मिलित होता है, और यदि खराब हो जाता है तो पूरा सेट बदलना पड़ता है। तो जो स्विच विथ सॉकेट होता है ये बेकेलाइट का स्विच के साथ सम्मिलित होता है, और अगर एक चीज़ खराब हो गई तो पूरा सॉकेट अपने को बदलना पड़ेगा। 2 पिन ICDP, यानी कि इस प्रकार के सॉकेट में टम्बलर एकल पोल एकल पथ तथा एकल पोल द्विपथ, यानी कि सिंगल पोल डबल पाथ। ठीक है, डबल वे, सिंगल पोल सिंगल पोल डबल वे प्रकार के स्विच इसमें आते हैं, जो कि आपका ICDP स्विच। अब एक चीज़ आती है आपकी प्लग टॉप। प्लग टॉप क्या होते हैं, जो अभी भी मैंने आपको दिखाया ना 2 पिन 3 पिन का प्लग होता है, वही होता है। तो सचल विद्युतिक उपकरणों की मेन लीड को सॉकेट से, जो कोई भी डिवाइस आपका, उसको मेन लीड से कनेक्ट करने के लिए, यानी कि मेन सॉकेट से कनेक्ट करने के लिए हम लोग प्लग टॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्लग आता है ना, एक्चुअली में इसे प्लग टॉप कहा जाता है। सॉकेट के अनुरूप ये भी 2 पिन 5 एम्पियर 250 वोल्ट, या फिर 3 पिन 5 एम्पियर 15 एम्पियर 250 वोल्ट क्षमता के बनाए जाते हैं। अस्थायी कार्य यानी कि नॉर्मल कार्य के लिए हम लोग 2 पिन प्लग वाला प्लग टॉप, तथा घरेलू उपकरणों में विद्युत शक्ति के लिए आप लोग 3 पिन वाला प्लग टॉप प्रयोग करेंगे। सो 2 पिन 3 पिन आप लोग वैसे ही समझ गए होंगे। ठीक है, 3 पिन क्या होगा, क्योंकि इसमें एक अर्थिंग वाला पॉइंट होता है, और वो मोटा क्यों होता है, लंबा क्यों होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, जरूर देखें आप। अस्थायी वैद्युतिक वायरिंग, चलिए ये इसका डायग्राम दे रखा है। अब है लैंप होल्डर। लैंप होल्डर क्या होता है, तो जितने भी वैद्युतिक उपकरण होते हैं उसमें लैंप होते हैं। ठीक है, आपने लाइट देखी होगी, इसे लैंप कहते हैं। तो उसको होल्ड करने के लिए, ठीक है, मान लो ये मेरा बल्ब है, लैंप है, तो इसको पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो वो होल्डर होता है जिसमें कि एक्चुअल सप्लाई आती है और बल्ब को सिर्फ उसमें टिका दिया जाता है। तो लैंप होल्डर निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला है बायोनेट कैप लैंप होल्डर। बायोनेट कैप लैंप होल्डर, इस प्रकार के लैंप होल्डर के रिम में 2 विशेष आकृति के खांचे बने होते हैं और लैंप की टोपी में उभरी हुई 2 पिन फंसी रहती है। चलिए देख लेते हैं बायोनेट कैप लैंप। ये देखिए, आपने पुराने ज़माने में देखे होंगे। ठीक है, अभी भी, हालांकि पुराने ज़माने की बात करें, अभी भी इस प्रकार के होल्डरों का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार के लैंप 200 वाट तक के लैंपों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और आजकल तो क्या है, पहले के टाइम पे, ये आपको पता है कि आपकी किताब
हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता की है तो यहाँ बहुत पुराना था। अब तो आप इसमें 1,000 वाट तक के बल्ब या एलईडी लाइट भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिटिंग की सुविधा एवं प्रकाश की आवश्यकता के अनुसार ये निम्न आकृति के, यानी कि ये नॉर्मल लटकने वाला आता है। ये देखिए, ये दीवार में फिटिंग वाले भी आते हैं, अलग अलग आकार के आते हैं। ये देखिए, आप बाथरूम के लाइट के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, कांच के ऊपर छोटे छोटे लगाते हैं। तो बायोनेट कैप लैम्प होल्डर बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए बेसिक बात है, इसमें ज़्यादा नहीं है। लैम्प की टोपी में उभरी हुई 2 पिन रहती है, लैम्प की जो टोपी रहती है वहाँ 2 पिन निकली रहती है, जिससे कि फेज वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्ट किया जाता है, जहाँ पे फेज और न्यूट्रल वायर कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका स्क्रू टाइप या ट्यूब लैम्प होल्डर। स्क्रू टाइप या ट्यूब लैम्प होल्डर में क्या होगा, इसका उपयोग ट्यूब लाइट जो आपके दीवार में आपने देखा हो, दीवार में इस तरह से ये एल होता है, ठीक है, ऐसे मुड़ जाती है, ये देखिए ऐसे। तो ये दीवार में नट की सहायता से फिट कर दी जाती है और यहाँ पे लाइट फंसा दी जाती है। देखिए इस तरह से होता है, लाइट फंसा दी जाती है। तो ये ट्यूब लाइट या स्टार्टर होल्डर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें ट्यूब को पेंच की भांति घुमाकर ये जो है दोनों कोनों पे फंसा दिए जाते हैं और बीच में अपन अपना ट्यूब लाइट फंसा दी जाती है। तो ये हो गया स्क्रू टाइप या ट्यूब लैम्प होल्डर। नेक्स्ट है एडिसन स्क्रू टाइप लैम्प होल्डर। एडिसन, ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन जिसने बल्ब बनाया था। तो इस प्रकार के लैम्प होल्डर के में चूड़ियाँ बनी होती है, यानी कि जो बल्ब है ना, एक आपने देखा होगा चूड़ियों वाला बल्ब, कई बार आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बल्ब आते हैं, इतने छोटे छोटे साइज के, उसमें तो विशेषकर चूड़ी होती है। तो उसको अपन क्या है, चूड़ी के थ्रू अंदर कस देते हैं, चूड़ी बनी होती है। तो इस प्रकार की लैम्प की टोपी में भी चूड़ी होती है, लैम्प को चूड़ियों के सारे होल्डर में कस दिया जाता है। सो ये लैम्प 200 से 300 वाट तक के आते हैं। तो एडिसन स्क्रू टाइप लैम्प कैसे होते हैं, चूड़ी वाले। चलें, क्या सभी लोगों को सॉकेट वाला पॉइंट, सबसे पहली बात तो सॉकेट और प्लग टॉप और लैम्प होल्डर, ये सारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। किसी को समझ नहीं आया, बहुत आसान है, आप एक बार वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। फिफ्थ है, देखिए, गोलियत एडिसन स्क्रू टाइप लैम्प होल्डर। गोलियत एडिसन स्क्रू टाइप। तो आपसे क्या करेगा एग्जाम में, मान लो कोई भी, मान लो ये डायग्राम देके पूछा, बताइए कौन सा लैम्प होल्डर है, और 4-5 ऑप्शन दे दिए, मगर हमें सिर्फ ये वाला ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, इस तरह से आएगा। तो ये एडिसन स्क्रू टाइप लैम्प होल्डर की बात है, जो अभी हमने पढ़ा एडिसन स्क्रू टाइप, इसमें भी चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो होल्डर है, ये जो होल्डर दिख रहा है आपको, इसका चूड़ीदार भाग पोर्सिलिन का बनाया जाता है, जिससे कि वो अधिक से अधिक तापमान, क्योंकि अगर बल्ब जल रहा है उसमें हीट आ रही है तो उस जो चूड़ी है उस पर भी तो हीट आएगी, इसीलिए इसे क्या है, पोर्सिलिन का बनाया जाता है, जिससे कि अधिक तापमान सहन कर सके। इन होल्डर्स का उपयोग 300 वाट से अधिक, अभी देखिए एडिसन टाइप कितने 200 वाट तक इस्तेमाल किया जाता था, और गोलियत एडिसन टाइप 300 से ऊपर वाट के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो स्टूडियो लाइट होती है, हेडलाइट, फ्लड लाइट, फोकसिंग आदि प्रकार की लैंपों में प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो यहाँ खत्म हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देंगे। सो अगर अभी तक सभी लोगों ने देखा हो, अभी तक जो भी वीडियो पे लाइव है, यानी कि अभी वीडियो जो भी देख रहा है इस टाइम तक, तो एक बार फ्यूज़ वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक बार कमेंट करके बता दें आप फ्यूज़, ठीक है, जो भी पढ़ रहा है तो अभी फ्यूज़ कमेंट लिख दे, जिससे मुझे पता पड़ सके कि हाँ इस बच्चे ने फ्यूज़ तक वाली वीडियो देख लिया, यानी कि फ्यूज़ से पहले जो भी हमने टॉपिक करा है वो देख लिया है। फ्यूज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इलेक्ट्रिकल की वायरिंग में। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कैसे, मान लो कभी कोई फॉल्ट आ गया, मान लेते हैं हम लोग कभी हमारे सप्लाई में कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, ये क्या है, देखिए यहाँ से है इनकमिंग, ठीक है, अपन मानते हैं यहाँ से इनकमिंग आ रही है, यहाँ से इनकमिंग लाइन आई बाहर से ट्रांसफार्मर से, और अब ये हमारे घर में एंटर होगी, अभी हमारे घर में होगी। सो मान ले अगर यहाँ पे कहीं फॉल्ट आ गया, ठीक है, ये फॉल्ट का सिंबल होता है, यहाँ पे कभी अगर फॉल्ट आ गया तो यही फॉल्ट करंट हमारे घर में आएगी, तो हमारे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी जो भी है उन सबको उड़ा देगी। सो क्या ये फॉल्ट करंट मेरे घर में आनी चाहिए? नहीं, इस फॉल्ट करंट को वहीं पर रोक देने वाली कोई डिवाइस होनी चाहिए, तो वो डिवाइस होती है फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होता है एक्चुअली में, देखिए फ्यूज़ एक तरह से इससे ऐसा, मान लो आप एक नॉर्मल किटकैट टाइप फ्यूज़ को मैं देखता हूँ, ठीक है, किटकैट टाइप फ्यूज़ होता है। तो इनकमिंग लाइन यहाँ पे आती है, इनकमिंग लाइन यहाँ पे आई, यहाँ पे एक तार बंधा रहता है, ठीक है, एक मोटा सा तार बंधा रहता है अकॉर्डिंग टू करंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, और फिर यहाँ से जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से मेरी करंट आगे मेरे घरों में आती है, ठीक है, आपका जो होम स्वीट होम, प्यारा प्यारा आपका नन्ना मुन्ना होम होता है, वहाँ पे ये लाइट आती है, करंट आती है। अब ये जो बीच में तार है, ये तार आगे हमारी करंट को फ्लो कर रहा है, मगर ये तार बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि बहुत ही कम तापमान पर ही पिघल जाता है। मान लो ये तार क्या है, 5 एम्पीयर की रेटिंग का, तो जैसे ही 5 एम्पीयर से ज़्यादा फॉल्ट करंट आपको पता है 4 से 5 गुना आता है, तो 5 एम्पीयर से मान लो अगर 6 एम्पीयर भी करंट आई ना, तो ये तार तुरंत पिघल जाएगा, और ये पिघल के क्या होगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। अब क्या हुआ, ये तार तो पिघल गया, ये तार तो पिघल गया ना, ये क्या ये तार पिघला नहीं, पिघला, तो ये तार अगर मान लो यहाँ से पिघल गया तो ये तार टूट गया, तो क्या आगे करंट जा पाएगी, क्या आगे करंट जा पा रही है, नहीं जा पा रही, और मेरा जो होम स्वीट होम है, मेरा जो होम स्वीट होम है वो बच गया, ठीक है, मेरे होम स्वीट होम में किसी तरह का फॉल्ट नहीं आएगा, फॉल्ट करंट नहीं आएगी, और मुझे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो फ्यूज़ एक ऐसी डिवाइस है जो कि ओवरलोड की परिस्थिति कुछ भी हो तब हमें फॉल्ट करंट से बचाता है। चलिए अब देखते हैं
फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी वैद्युतिक परिपथ को शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थितियों में सुरक्षा प्रोवाइड करता है। किसी केबल अथवा तार में से, किसी केबल, कोई भी केबल है उसमें तार में से उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, मान लो कोई तार है उसकी रेटिंग है 5 एम्पीयर, अगर 5 एम्पीयर से ज़्यादा प्रवाह होगी तो वो तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और उसका अचालक आवरण पिघल कर जलने लगता है, जिससे कि भवन में आग लगने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में फ्यूज आता है जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, सुपर हीरो, इलेक्ट्रिसिटी का सुपर हीरो कौन होता है, फ्यूज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में सुपर हीरो हमारा होता था फ्यूज पुराने टाइम पे। फ्यूज युक्ति में प्रयोग किया गया निम्न मेल्टिंग, मैंने आपको बताया लो मेल्टिंग पॉइंट वाला धातु का तार होता है। निर्धारित मान से अधिक विद्युत धारा, एक फिक्स वैल्यू उसकी मान लो 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर से जैसे ही करंट ज़्यादा हुई तो वो पिघल कर टूट जाता है, जिससे कि करंट का फ्लो रुक जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्यूज तार के रूप में टीन और लेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्यूज तार के रूप में टीन और लेड का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम तार अथवा टीन आलेपित तांबे के तार का प्रयोग भी किया जाता है। कई बार हम लोग तांबे का तार भी बांध देते हैं। इनकी विद्युत धारा वहन क्षमता अलग अलग होती है जो कि तार की मोटाई पर निर्भर करती है। तो ये था आपका फ्यूज क्या काम करता है, कैसे काम करता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब फ्यूज के संबंधित कुछ पद है यानी कि टर्म्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले फ्यूज का बेस, तो फ्यूज का जो बेस आपने देखा होगा किटकैट फ्यूज, क्या सभी लोगों ने फ्यूज देखे हैं? ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फ्यूज कैसा होता है। सो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने देख सकते हैं, ये होते हैं आपके किटकैट फ्यूज, ये है किटकैट फ्यूज। तो पहला पद क्या है, फ्यूज का आधार, तो फ्यूज का आधार आपका पोर्सिलीन का बना होता है। ठीक है, पोर्सिलीन से निर्मित होता है। फ्यूज इकाई का ये एक स्थिर भाग होता है। ठीक है, ये क्या है, एक स्थिर प्रकार का भाग होता है जिसमें विद्युत परिपथ के इनपुट तथा आउटपुट टर्मिनल लगे रहते हैं। देखिए ये देखिए, ये जो आपको टर्मिनल देख रहे हैं ना, तो एक तरफ से तो इनपुट लाइन आती है। ठीक है, एक तरफ से इनपुट लाइन आई और दूसरी तरफ से आउटपुट लाइन ली जाती है। तो इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट रहते हैं और ये क्या करता है, फ्यूज को बेस प्रदान करता है। अब देखो ये जो बीच के जो पॉइंट है ना, यहाँ पे तार को बांध दिया जाता है, तो ये क्या काम करता है, फ्यूज को बेस प्रोवाइड करने का कार्य क्या करता है, फ्यूज। ठीक है, ये जो पोर्सिलीन का हिस्सा होता है ना बाहर का, ये चीनी मिट्टी का, ये पूरा आपके फ्यूज को बेस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तो ये जो टाइप है ये किटके टाइप के फ्यूज है, एक एक करके टाइप पढ़ेंगे, एक एक करके सारे टाइप हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, फ्यूज कैरियर, फ्यूज कैरियर क्या होता है, फ्यूज वाहक, फ्यूज इकाई का वह भाग जो फ्यूज एलिमेंट को बेस प्रोवाइड करता है। यह विद्युत रोधी आधार अथवा पोर्सिलीन से बना होता है जिसमें दो कॉन्टैक्ट के मध्य एक फ्यूज एलिमेंट होता है। तो जो आपने मेन बेस दिखाया था उस बेस के ऊपर एक कवर ढक दिया जाता है। ठीक है, उस बेस के ऊपर जो कवर ढक दिया जाता है वही होता है उसका फ्यूज कैरियर। नेक्स्ट है फ्यूज करंट की रेटिंग, किस आधार पर करंट की रेटिंग होती है। देखिए, यह फ्यूज अवयव तार की उच्चतम कार्यकारी करंट है जिस पर फ्यूज तार सफलतापूर्वक, मान लो कि मेरा एक फ्यूज वायर है। ठीक है, ये फ्यूज वायर है, तो ये 5 एम्पियर पर अच्छे से काम कर सकता है और जैसे ही 5 से 5.1 भी हुई, 5 से 5.1 भी हुई तो ये पिघल जाता है। तो यानी कि 5 एम्पियर इसकी फ्यूज करंट रेटिंग है। 5 एम्पियर क्या है इसकी फ्यूज करंट रेटिंग, यानी कि 5 एम्पियर तक तो सफलतापूर्वक यानी कि बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत के साथ गुच्ची पुच्ची करके काम करेगा। लेकिन जैसे ही 5 एम्पियर से अधिक इसकी करंट बढ़ती है, जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट बढ़ेगी ये पिघल जाएगा। सो वो करंट जिस पर फ्यूज अच्छे से कार्य करें, निरंतर काम करता रहे, वही उसकी फ्यूज करंट रेटिंग होती है। या फ्यूज तार को, इस तार को मैक्सिमम करंट रेटिंग भी कहा जाता है। सो आई होप तीनों टर्म्स आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट है फ्यूजिंग करंट। अब वो न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज एलिमेंट पिघल जाए। तो मैंने अभी अभी आपको क्या एक्सप्लेन किया था, मान लो कि ये मेरा कोई फ्यूज तार है। ठीक है, अब इसकी टॉप रेटिंग क्या थी भाई, 5 एम्पियर तक तो ये नहीं पिघलेगा, अच्छे से कार्य करेगा। बट जैसे ही 5.1 एम्पियर आए, देखो 5.1 एम्पियर आए, ये पिघल जाएगा। सो क्या ये सिर्फ 5.1, अच्छा मैं 6 एम्पियर दूंगा तो ये पिघलेगा क्या, बिल्कुल। 10 एम्पियर में पिघलेगा, बिल्कुल। और अगर मैं 100 एम्पियर दूँ तब भी ये पिघल जाएगा। यानी कि लेकिन हर 5 एम्पियर से ज़्यादा कितनी भी करंट होगी पिघल रहा है, मगर 5 एम्पियर से कितनी है था, 5.1 पे। तो वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज एलिमेंट पिघल कर अलग हो जाता है वही उसकी फ्यूजिंग करंट या फिर मिनिमम फ्यूजिंग करंट भी कहते हैं। तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट जिस पर वो पहले पिघले। ठीक है, अब बाद में 6, 10, 15, 100, 200 कितनी भी है उस पर तो पिघलना तय है। तो ये होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। और मिनिमम फ्यूजिंग करंट जो होती है, जो भी आपकी फ्यूज़ की वैल्यू उससे 1.5 गुना अधिक होती है। ठीक है, मान लो जैसे कि 5 है तो उसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 7.5। यानी कि जब 7.5 एम्पियर से अधिक करंट होगी तभी वो टूटेगा। फ्यूजिंग फैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं, तो फ्यूजिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है न्यूनतम फ्यूजिंग करंट अपॉन निर्धारित करंट। निर्धारित करंट कितनी है, जैसे कि मान लो 5 एम्पियर थी, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, ये इसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर आप फॉर्मूला ध्यान रखना है अपने को सिर्फ फ्यूजिंग फैक्टर का। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्यूज।
अब हम एक एक करके टाइप पढ़ेंगे और ये कितनी करंट रेटिंग पे अच्छी तरह से कार्य करते हैं उसके बारे में भी हमें पढ़ना है और यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहला था किटकैट फ्यूज़, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ठीक है, वो टाइप था किटकैट फ्यूज़ का। ये पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, ठीक है। हालांकि आजकल तो कोई फ्यूज़ भी प्रयोग नहीं करते हम लोग, फ्यूज़ तो इस्तेमाल नहीं करते, आजकल MCB इस्तेमाल की जाती है। बट पहले टाइम पे जब फ्यूज़ इस्तेमाल किए जाते थे, आज भी जिसके घर पुराने हो तो आप लोगों ने देखा होगा, और घर छोड़िए आपके जो जितनी भी वर्कशॉप हो वहाँ पे आपका ICTP, ठीक है, ICTP TPIC स्विच, ठीक है, TPIC स्विच देखा होगा, वहाँ पे आपके जरूर 3 फेज लगे होंगे, तीनों फेजों में किटकैट फ्यूज़ लगा होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या आप अपने लैब असिस्टेंट को भी बोल सकते हैं सर हमें दिखाइए किटकैट फ्यूज़ कैसा होता है। तो ये सबसे अधिक प्रचलित फ्यूज़ है। इसके 2 भाग होते हैं, आधार यानी कि बेस और फ्यूज़ कैरियर, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे फ्यूज़ कैरियर कहा जाता है। इसे फेज लाइन के सीरीज में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, फ्यूज़ जो है, अरे यार फ्यूज़ सीधे फेज में लगाया जाएगा, फ्यूज़ को हमेशा फेज के साथ, फ्यूज़ का हमेशा फेज के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया जाता है। टॉप पोर्सलिन अथवा बेकेलाइट 15 एम्पीयर तक के फ्यूज़ का बना होता है और इसमें फ्यूज़ तार कसा जाता है, ठीक है। अब निम्न यानी कि 15 एम्पीयर वाले फ्यूज़ भी आते हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो किटकैट फ्यूज़ आता है ये 5 एम्पीयर से लेकर 3000 एम्पीयर तक की क्षमता के बनाए जाते हैं। एग्जाम में यही पूछेगा, बताइए किटकैट फ्यूज़ कितने से कितने एम्पीयर तक बनाए जाते हैं, 5 से 3000। दूसरी चीज़, किटकैट फ्यूज़ या फिर कोई भी जितने जो भी फ्यूज़ है वो फेज के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में या पैरेलल में, तो आप क्या टिक करोगे, हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। चलिए अगला देखेंगे कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़। तो कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़ कैसा होता है, कैसे देखते हैं, देखो छोटा सा फ्यूज़ आपने देखा हो जो आपके घरों में लगा रहता है, ठीक है, छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, जो अपने बड़ा सा आपका सॉकेट आता है जिसमें आप कंप्यूटर वगैरह कनेक्ट करते हो, है ना, छोटे छोटे फ्यूज़ होते हैं, वो होते हैं कार्ट्रिज फ्यूज़। तो यह पूर्णतः वायु अवरोधी, यानी इसमें बिल्कुल हवा नहीं होती, कांच की पतली सी नली रहती है, ठीक है। इसमें प्राय तांबे व टीन की मिश्र धातु का तार कांच अथवा पोर्सिलिन की ट्यूब में, एक छोटी सी कांच की ट्यूब होती है जिसमें कि ये बंद रहता है। इस प्रकार भारी वातावरण का फ्यूज तार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उसका ऑक्सीकरण भी नहीं हो पाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब मान लो कि ये फ्यूज जल गया, अब ये अंदर से फ्यूज जल गया, तो इसमें एक इंडेक्स सर्किल हो जाता है जिसके सामने एक सफेद कागज लगा होता है और फ्यूज जल जाने पर कागज काला पड़ जाता है। अब इस प्रकार फ्यूज को खोले बिना ही हम लोग देख सकते हैं कि फ्यूज जल गया है। अब मान लो कि अगर कार्ट्रिज फ्यूज लगाने के लिए फ्यूज कैरियर अथवा फ्यूज किटकैट फ्यूज की भांति प्रयोग होता है। जो कार्ट्रिज फ्यूज है ना, लगाने के लिए फ्यूज कैरियर या तथा बेस किटकैट की भांति ही प्रयोग किया जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कार्ट्रिज फ्यूज किस तरह का होता है। सो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने कार्ट्रिज फ्यूज का डायग्राम, ठीक है, एकदम जो कांच की पतली नली होती है, यहाँ पे देखिए ये इसके 2 पॉइंट निकले हुए हैं जो कि कॉन्टैक्ट बनाते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए। बीच में एक पतला वायर होता है टीन और लेड का, ठीक है, तांबे और टीन का वायर होता है और इस पर एक सफ़ेद कागज चढ़ा रहता है। अब जैसे ही अगर फ्यूज़ मान लीजिए पिघल कर जल गया तो ये कागज भी क्या है, काला पड़ जाएगा, जिससे हमें बिना देखे पता पड़ जाए। दूसरी बात, ये कभी भी आप किटकैट फ्यूज़ में अगर तार पिघल गया तो उसे दोबारा बांध सकते हैं, लेकिन इस फ्यूज़ को आपको रिप्लेस ही करना पड़ता है, पूरी तरह से इस फ्यूज़ को रिप्लेस करना पड़ता है। ये चीज़ हमको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है, कि इस फ्यूज़ को दोबारा से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फ्यूज़ जो कार्ट्रिज फ्यूज़ है 2 से 60 एम्पीयर तक की क्षमता के आते हैं। फ्यूज़ उड़ने के समय होने वाली स्पार्किंग को कम करने के लिए, अब मान लो फ्यूज़ उड़ेगा, उस टाइम पे स्पार्किंग हो, उससे बचने के लिए फ्यूज़ की ट्यूब में एक पाउडर जैसा अचालक पदार्थ भरा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक बार फ्यूज़ जल जाने पर उसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, कार्ट्रिज फ्यूज़ का प्रयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। अगर वो ख़राब हो गया तो उसका प्रयोग हम लोग दोबारा से नहीं कर सकते, ठीक है, अगर ख़राब हो गया तो हम लोग दोबारा इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कार्ट्रिज फ्यूज़ डी टाइप के भी होते हैं जिसका उपयोग मशीन में किया जाता है। इसमें फ्यूज़ को एक कैप लगाकर फ्यूज़ जैक में कस दिया जाता है। तो हालांकि ये चीज़ अपने इतने काम की नहीं है। HRC फ्यूज़, तो HRC फ्यूज़ जनरली आपके एग्जाम में किस तरह से आता है, आपसे सिर्फ और सिर्फ हजारों बार HRC फ्यूज़ का पूरा नाम पूछा गया है। HRC फ्यूज़ का पूरा नाम क्या होता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। एक बार सब बोलेंगे मेरे साथ में, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। तो इस फ्यूज़ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सभी लोग इस फ्यूज़ का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। HRC फ्यूज़ का पूरा नाम देखिए, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है और आते जाते इसे स्टूडेंट्स गलत करते हैं। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, अगर कोई अभी ये वीडियो देख रहा है तो एक बार HRC कमेंट करें, ठीक है, अगर यहाँ तक अभी लाइव हैं आप वीडियो देख रहे हैं तो HRC एक बार कमेंट कर दें। ये कार्ट्रिज फ्यूज़ की भांति ही वायुरुद्ध कांच अथवा पोर्सिलिन की ट्यूब में बनाया जाता है। तार के चारों ओर अचालक चूर्ण भरा जाता है। इस फ्यूज़ की विशेषता ये है कि निर्धारित विद्युत मान जो धारा होता है उससे दुगनी करंट भी कुछ क्षणों के लिए, मान लो कि भाई 5 एम्पीयर का रेटिंग का मैंने बनाया, 30 एम्पीयर का रेटिंग का बनाया मान लो, तो ऐसा नहीं कि 30 की 31 आते ही उड़ जाए। एक बार को अगर 30 एम्पीयर का 60 एम्पीयर भी आ गया तो ये थोड़ी देर के लिए सहन कर जाएगा, थोड़ी देर के लिए सहन कर जाएगा, परंतु विद्युत लाइन में उत्पन्न हुए दोष के तुरंत दूर ना होने पर फ्यूज उड़ जाता है। मगर मान लो कि
1 मिनट तक तो इसने सहन कर लिया। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर वो फॉल्ट सही नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा और उड़ के गोवा भाग जाएगा, है ना। इसका प्रयोग नंगी तारों वाली लाइन के लिए सब स्टेशन पर किया जाता है। तो जो नंगी लाइन वाली तार होती हैं वहाँ पर सब स्टेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एक चीज़ और, आपसे ये डायग्राम आएगा सीधे सीधे एग्जाम में और पूछ लेगा बताइए ये डायग्राम कौन सा है, किस फ्यूज़ का ये डायग्राम है। तो ये डायग्राम है HRC यानी कि हाई रप्चरिंग कैपेसिटी वाला। इसमें सभी से हैं, उनके नाम भी पूछ सकता है, जैसे बाह्य एलिमेंट हो गया, तांबे से निर्मित कैप है, कार्ट्रिज है, अंदर देखिए फिलिंग पाउडर है, फ्यूज एलिमेंट है, फ्यूज लिंक कॉन्टैक्ट है, ये सारे नाम आपको ध्यान देने चाहिए। तो डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ईडी में भी इस तरह के डायग्राम आपके आ सकते हैं। चलिए, तो आपका अभी तक मैंने किटकैट फ्यूज पढ़ लिया, कार्ट्रिज फ्यूज पढ़ लिया और HRC फ्यूज। देखिए ज़्यादा डिटेल में जाने रहे और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, तो इतना आपको माइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, इससे बेस्ट और कुछ नहीं कि ज़्यादा फालतू क्लास को लंबी लंबी 5-5 घंटे की करी जाए, कोई मीनिंग नहीं है। अगला देखेंगे गोलाकार फ्यूज यानी कि राउंड फ्यूज। तो गोलाकार फ्यूज इकाई का बाह्य आवरण बेकेलाइट अथवा पोर्सिलिन। जो गोलाकार फ्यूज का बाह्य आवरण होता है ना, भारी आवरण, वो तो पोर्सिलिन का बना होता है। इसकी आकृति गोल, जो आपने गोल डिब्बियाँ देखी हो, ठीक है, इस तरह से गोल डिब्बी के समान इसकी आकृति होती है, जिसमें 2 अलग अलग पीतल अथवा तांबे के टर्मिनल स्थापित होते हैं। इन टर्मिनलों के मध्य फ्यूज तार को लगाकर, जो ये टर्मिनल हैं दोनों तांबे के, इन दोनों के मध्य हम लोग फ्यूज तार लगाकर इनको पेच की सहायता से कस दिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस प्रकार की फ्यूज इकाई में फ्यूज तार बदलने के लिए सर्वप्रथम मुख्य स्विच ऑफ करना पड़ता है। यानी कि आप देखिए सिर्फ HRC और कार्ट्रिज टाइप के फ्यूज ऐसे हैं जो अगर एक बार खराब हो गए तो आपको उन्हें दोबारा बदलना, मतलब उसे चेंज ही करना पड़ेगा, पूरा का पूरा रिपेयरिंग नहीं कर सकते। जबकि राउंड टाइप फ्यूज, आपका गोलाकार फ्यूज और किटकैट फ्यूज में अपना एक बार खराब हो जाए तो तार को दोबारा बांध सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और तार बांधने से पहले स्विच को बंद करना, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अब आपका देखिए फ्यूज भी हो गया, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एक ये बहुत छोटा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन तो आएंगे, आप ध्यान रखना। किटकैट फ्यूज की रेटिंग क्या है, HRC फ्यूज की रेटिंग क्या है, ठीक है। देखिए HRC फ्यूज की मैंने आपको बताई, HRC फ्यूज 30 से 100 एम्पीयर वाली लाइन में प्रयोग किए जाते हैं। किटकैट फ्यूज मैंने बताया था आपको 5 से लेके 300 RPM तक भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी तो काफ़ी 3000 RPM था। तो हर तरह का फ्यूज अलग करंट रेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी अलग एक कंस्ट्रक्शन है जो कि आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्लासिक रिले क्या होती है। अच्छा एक चीज़ देखिए, हम लोगों ने रिले का काम क्या है, सबसे पहली बात देखिए, आप लोग देखिए, मान लीजिए मेरा ये कोई प्लांट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेरा PLANT प्लांट बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, वायर जा रहे हैं। अब इसमें से निकल के ट्रांसमिशन में वायर जा रहे हैं, ठीक है। तो वायर में एक फिक्स करंट होगी, मान लेता हूँ मैं 100 एम्पीयर की फिक्स करंट है और 11 kV का एक फिक्स वोल्टेज है, 11 kV का एक फिक्स वोल्टेज है। तो रिले एक डिवाइस लगाई जाती है इनके बीच में, ठीक है। रिले यहाँ पे लगा दिया, मान लो प्लांट के पास लगा दी। रिले का काम क्या होता है, वैल्यू को कंपेयर करना। रिले का काम होता है सिग्नल भेजना और कंपेयर करना। तो रिले में सेट कर देता हूँ 11 kV और 100 एम्पियर, 11 kV और 100 एम्पियर मान लेता हूँ मैं। वोल्टेज मेरी रिले है वोल्टेज वाली, अगर 11 kV से जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज आए तो ये कंपेयर करेगी, इसका मेन वोल्टेज क्या है 11 kV, और 11 kV से मान लो ज़्यादा या कम कुछ भी हुआ तो ये कंपेयर करके तुरंत सिग्नल भेजेगी किसको, मान लो MCB को या फिर सर्किट ब्रेकर को। MCB यानी सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजेगी और उसे कहेगी भैया फॉल्ट आ गया, तुरंत तू इसको ऑफ कर ले, तो वो तुरंत इसको ऑफ कर लेगा। तो रिले का काम क्या है, वैल्यू को कंपेयर करना और सिग्नल भेजना ताकि दूसरे सर्किट उसे ऑन ऑफ कर सकें। तो सिर्फ और सिर्फ रिले का इतना काम होता है, ये बेसिक समझनी है। तो रिले करंट टाइप, वोल्टेज टाइप, पावर टाइप, फ्रीक्वेंसी टाइप बहुत तरह की होती है। देखिए रिले एक ऐसी युक्ति है जो किसी वैद्युतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के वोल्टेज मान अथवा उनमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के आधार पर, जो उसमें से वोल्टेज या करंट फ्लो हो रहा है उसके आधार पर दूसरे सर्किट को, क्या चीज, दूसरे सर्किट को ऑन व ऑफ करने हेतु प्रयोग की जाती है, ये होती है आपकी रिले। तो रिले अलग अलग तरह की है, ठीक है। उपयोग, संरचना और प्रचालन यानी कि ऑपरेशन के आधार पर रिले कई तरह की है। सबसे पहले हम देखेंगे उपयोग के आधार पर। सबसे पहला पॉइंट क्या है, उपयोग के आधार पर। छोटे छोटे नाम है, बहुत ईजी। देखिए वोल्टेज रिले, तो वोल्टेज रिले क्या है, इसमें क्या होता है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक राशि होती है वो सर्किट के वोल्टेज पर निर्भर करती है, सर्किट के वोल्टेज पर निर्भर करती है, तो वो होती है वोल्टेज रिले। करंट रिले क्या है, जब भी करंट की वैल्यू कम ज़्यादा होगी तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगी करंट के लिए। ओवर करंट रिले, मान लो कि 10 एम्पीयर की करंट है, जैसे ही 10 से 10.1 भी हुई तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगी, यानी कि ये है ओवर करंट रिले। ओवर वोल्टेज रिले, जब भी रिले वोल्टेज देखेगी कि भाई ज़्यादा वोल्टेज आ गया तब ये ओवर वोल्टेज रिले ऑपरेट हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी रिले, तो यह प्रचालन समय के आधार पर बिंदु पर अभिलक्षण राशि देती है, यानी कि जब भी फ्रीक्वेंसी के मान में कम या ज़्यादा होगा तब ये रिले ऑपरेट होगी। मंद करंट यानी कि अंडर करंट रिले, ठीक है। जब भी मान लो कि 10 एम्पीयर की करंट है, अगर 10 से 9.9 भी करंट आई ना तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो जब भी करंट की वैल्यू जो नॉर्मल से कम हो जाती है तब हमारी
मंद धारा रिले यानी कि अंडर करंट रिले काम करती है, और अंडर वोल्टेज रिले भी यही, जैसे ही फिक्स वोल्टेज से वोल्टेज कम हुआ तब मेरा अंडर वोल्टेज रिले काम करेगी। सो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, एक एक लाइन वाला है, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग टाइम। तो ऑपरेटिंग टाइम के आधार पर किस तरह का होता है, ऑपरेटिंग टाइम के आधार पर जो आपका रिले होती हैं वो कितने तरह की होती है। देखिए, इन्वर्स टाइम रिले, तत्कालिक रिले और निश्चित टाइम लैग रिले। इन्वर्स टाइम लॉग रिले क्या होती है, इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है, ठीक है, हर रिले का एक ऑपरेटिंग टाइम होता है, ध्यान रखिएगा, हर रिले एक टाइम पे होती है। मानो यार कि फॉल्ट आया तो तुरंत ऑपरेट हो गया, क्या फायदा है, मानो कि वो फॉल्ट 1 सेकंड का आया था तो सिग्नल भेज के पूरे सर्किट को ट्रिप करवाने का कोई सेंस नहीं बनता, इसीलिए हर रिले का एक टाइम होता है। इन्वर्स टाइम लॉग रिले क्या होते हैं, ये प्रचालन समय विद्युत राशि के परिणाम के प्रतिलोमानुपाती, यानी कि जितना अधिक, ठीक है, प्रतिलोमानुपाती होती है विद्युत राशि के परिणाम के। मान लो कि ये मानता हूँ इसका जो टाइम है ये किसके समान होता है, मानते होते हैं वैल्यू के, कि वैल्यू कितनी बड़ी है, वैल्यू जितनी बड़ी होगी टाइम उतना कम होगा, ठीक है। मान लो कोई करंट है 10 एम्पेयर थी, तो 10 एम्पेयर थी तो ये बहुत देर बाद ऑपरेट होगा। 10 की अगर मान लो 15 हुई, 15 एम्पेयर हुई, यानी कि बहुत छोटा फॉल्ट है, तो ये ऑपरेट तो होगी बट थोड़े टाइम बाद, यानी कि वेट करके कि हाँ यार क्या पता 2-4 सेकंड में ये फॉल्ट अपने आप चला जाए। मान लो आप करंट फॉल्ट बहुत बड़ा आया और ये करंट क्या है 10 एम्पेयर की जगह 1000 एम्पेयर हो गई, 1000 एम्पेयर या 100 एम्पेयर हो गई, तो जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा उतनी ही जल्दी ये रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो पहले अगर 5 सेकंड का टाइम ले रही थी, अब ये 0.1 सेकंड में ऑपरेट हो जाएगी। तो ये होता है इन्वर्स टाइम लॉग रिले, यानी कि विद्युत राशि करंट वोल्टेज कुछ भी हो उसके प्रतिलोमानुपाती होती है। तात्कालिक रिले यानी कि इंस्टेंट, यानी कि भाई फॉल्ट छोटा हो बड़ा हो मुझे कोई मतलब नहीं, इंस्टेंट तात्कालिक रिले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तात्कालिक को इंस्टेंट। आपने इंस्टेंट वर्ड तो सुना होगा, भाई मुझे इंस्टेंट अभी के अभी ये काम करके दो, अभी के अभी गर्लफ्रेंड पटा के दो, अभी के अभी पापा फोन दो, अभी के अभी पबजी खेलना है और अभी के अभी दोस्त के साथ घूमने जाना है। तो तात्कालिक रिले क्या होती है, जो कि बहुत ही कम समय में ऑपरेट हो जाती है। अगला है निश्चित टाइम लैग रिले। निश्चित टाइम यानी कि मैंने फिक्स कर दिया भाई फॉल्ट छोटा हो या बड़ा हो 5 सेकंड बाद ऑपरेट हो जा, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद या 0.1 सेकंड के बाद। तो निश्चित टाइम लैग रिले, ये रिले कुछ निश्चित समय के बाद आरंभ होती है, वो टाइम फिक्स कौन करेंगे, हम, यानी कि कंज्यूमर। तो ये था ऑपरेटिंग टाइम के आधार पर रिले के प्रकार। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के आधार पर क्या होगा भाई, जो मटेरियल आप प्रयोग कर रहे हो उसके आधार पर देखिए, सोलेनॉइड टाइप रिले, मूविंग आयरन टाइप रिले, इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप रिले और इंडक्शन टाइप रिले। सबसे पहले मैं देखता हूँ सोलेनॉइड टाइप रिले क्या होती है। तो ये एक परिनालिका के रूप में होती है जिसका प्रचालन अधिक करंट प्रवाहित होने पर है, यानी कि सोलेनॉइड टाइप रिले अधिक करंट के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसमें प्लंजर को परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र, तो सोलेनॉइड टाइप रिले यानी कि एक चुंबक होगी, तो यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित किया जाता है। मूविंग आयरन टाइप रिले, तो मूविंग आयरन टाइप आपने इंस्ट्रूमेंट आई होप पढ़ लिया होगा। तो ये क्या करता है, आकर्षण करता है, इसमें लोहे के आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित किया जाता है, यानी कि जब भी विद्युत चुंबक में निश्चित मान से अधिक धारा प्रारंभ होगी, प्रवाह होगी, तो ये उसको जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा और जल्दी अट्रैक्ट करते ही जल्दी सिग्नल भेजेगा। सॉरी, ये देखो भूखे पेट की डकार आ रही है, अभी खाना वाना नहीं खाया, कोई बात नहीं, चलिए। इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप रिले, तो इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप रिले कौन सी है, इसमें धारावाही कुंडली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होती है। जिसमें धारावाही कुंडली या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है वो गतिशील होता है, ठीक है। सो धारावाही कुंडली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप रिले। इंडक्शन रिले, इंडक्शन टाइप जो मोटर होती है उस पर वर्क करती है, तो इसमें भंवर तारों द्वारा धातु की डिस्क में रोटेटिंग टॉर्क, जो एडी करंट प्रोड्यूस होती है उसके द्वारा रोटेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है और जिससे ये रिले ऑपरेट होती हैं। तो आपको सिर्फ जनरल ये ध्यान रखना है, आपसे क्या पूछेगा बताइए कंस्ट्रक्शन के आधार पर कौन सा रिले का प्रकार नहीं है। आपको मान लो टाइप दे दिया इलेक्ट्रोडायनामिक, मूविंग आयरन, सोलेनॉइड और तीसरा दे दिया इन्वर्स टाइम रिले, तो आप क्या टिक करोगे, इन्वर्स टाइम, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन के आधार पर नहीं है। तो इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। चलिए नेक्स्ट है स्टैटिक रिले। स्टैटिक रिले यानी कि स्टैटिक, स्थिर, इसमें कोई गतिमान भाग नहीं होता। तापीय रिले, तापीय रिले क्या होती है, जो तापमान बढ़ने के साथ साथ ऑपरेट हो वो तापीय रिले कहलाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ये रिले एसी व डीसी सिग्नल दोनों पर कार्य करती है, वो रिले होती है आपकी। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, बताओ एसी व डीसी दोनों सिग्नल पर कौन सी रिले काम करती है, तापीय रिले, स्टैटिक रिले, इलेक्ट्रोडायनेमिक रिले या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। तो आप क्या टिक करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। अब वैद्युतिक परिपथों में मुख्य रूप से निम्न रिले प्रयोग की जाती हैं, उनके नाम देखिए। अब एक एक करके हम लोग सारी रिले पढ़ेंगे। सो अब अपन को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिले, ठीक है, अलग अलग जो रिले के थोड़े डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखना, रिले के इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या है भाई, रिले एक ऐसी चीज़ होती है जो वैल्यूज को कंपेयर करती है और आगे सिग्नल देती है सर्किट को, जो कि उसे ऑन ऑफ करने का काम करेगा, ठीक है। किस सर्किट को सिग्नल देती है, जो कि ऑन ऑफ करने का काम करेगा।
तो सिर्फ उन्हीं सर्किट को ऑन ऑफ करता है। जैसे ही ये वैल्यू कंपेयर करेगा भाई, कम या ज़्यादा कुछ भी वैल्यू कंपेयर करा और तुरंत आगे सिग्नल फॉरवर्ड कर दिया है। ये होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ठीक मानेगी रिले के हिसाब से। अब आपके पहला टाइप देख दिया इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। देखिए अभी भी मैंने आपको क्या बताया, ये AC व DC दोनों पे वर्क करती है। सो यहाँ देखिए क्या लिखा है, वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को स्वचालित रूप से यानी कि ऑटोमेटिक ऑन व ऑफ करने के लिए भी ये रिले प्रयोग की जाती है। विद्युत चुंबकीय रिले कहलाती है। यह एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। सबसे पहली चीज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है ये करंट कंट्रोल करती है, वोल्टेज पे कंट्रोल नहीं होता है इसका। इसमें मुख्यतः एक 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की DC कॉइल होती है और NO NC स्विच होते हैं। इसमें NO यानी कि नॉर्मली ओपन तथा NC नॉर्मली क्लोज टाइप के स्विच होते हैं। अब देखिए यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये इसका NC यानी कि नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन स्विच है। अब जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो ये क्या है, मूविंग कॉन्टैक्ट है। ये मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे की तरफ हो जाएगा, इससे टच हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में कुछ नहीं होगा। जैसे ही हाई करंट फ्लो होगी, तो ये टर्मिनल इससे कनेक्ट हो जाएगा और जैसे ही ये टर्मिनल इससे कनेक्ट हो गए तो स्प्रिंग के थ्रू आगे आपको सिग्नल प्रोवाइड हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है, बाकी हमारे को पढ़ने की नहीं है, ठीक है, ना ही हमारे इतने काम की है। इंपॉर्टेंट चीज देखिए, चुंबकीय रिले जो होती है आपकी, ये जो है इस युक्ति की सहायता से किसी भी वैद्युतिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रिमोट कंट्रोल के द्वारा भी, यानी कि रिले एक तरह से क्या है, किसी भी सर्किट को ऑन व ऑफ करने के लिए भी प्रयोग में ली जाती है। एक चीज ध्यान रखेंगे, रिले किसी भी सर्किट को ऑन व ऑफ करने के काम आती है किसी भी रिमोट कंट्रोल से। ये कहाँ कहाँ काम आती है, वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज रेगुलेटर, मशीनों के कंट्रोल सर्किट, रिमोट कंट्रोल से प्रचालित होने वाले उपकरण जैसे कि टेलीफोन एक्सचेंज, रेफ्रिजरेटर इत्यादि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आती है ओवरलोड रिले। तो ओवरलोड रिले क्या है, इसकी मौलिक संरचना जितनी भी कंस्ट्रक्शन है लगभग चुंबकीय रिले यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के समान ही होती है। इसमें कुंडली तथा लोह रीढ़ को इस प्रकार बनाया जाता है कि ये पूर्व निर्धारित मान, जो पहले से इसका सेट करंट की वैल्यू है उसकी अपेक्षा करंट का मान बढ़ जाने पर उत्तेजित हो जाती है। जितना भी फिक्स वैल्यू, अगर उससे थोड़ा सा भी ज्यादा करंट आई तो ये ऑपरेट हो जाती है। और NC कॉन्टैक्ट के द्वारा सर्किट को विसंयोजित कर देती है। 3 फेज लाइन के लिए 3 ओवरलोड रिले, अगर 3 फेज की लाइन है तो 3 ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाएगा। तीनों रिले की रीड एक दस्ते के साथ जोड़ दी जाती है और जिससे कि ये किसी एक फेज में, मानो अगर किसी एक फेज में भी करंट का मान बढ़ा तो तीनों फेज को डिस्कनेक्ट करेगी। ये चीज ध्यान रखेंगे, ओवरलोड रिले अगर किसी एक फेज में भी लोड बढ़ा तो ये तीनों के तीनों फेज को डिस्कनेक्ट कर देगी। नेक्स्ट देखिए, विद्युत वितरण केंद्र 100 से 300 एम्पीयर तक धारा आपूर्ति करते हैं। अतः इस प्रकार के सर्किट के लिए करंट ट्रांसफार्मर प्रयोग करके पहले करंट ट्रांसफार्मर से इस हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद रिले में जाती है। तो इस ओवरलोड रिले ये क्या करेगी, जब भी ओवरलोड आएगा तो ट्रिप कर दे सर्किट को, तो इसीलिए इसे ट्रिपिंग रिले भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, भाई बताओ ओवरलोड रिले का अन्य नाम क्या है, थर्मल रिले, ट्रिपिंग रिले, स्टैटिक रिले, डायनामिक रिले। हम क्या टिक करेंगे, ट्रिपिंग रिले। चलिए थर्मल रिले अब देखेंगे। थर्मल रिले यानी कि जो तापमान पे कार्य करती है। तापीय रिले विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। मोटर स्टार्टर तथा अति भार युक्तियों के में प्रयुक्त तापीय रिले में एक द्विधात्विक बायमेटलिक स्ट्रिप होती है, ठीक है। ये देखिए द्विधातीय स्ट्रिप होती है जो प्रतिरोध निर्मित हीटर कुंडली पर माउंट रहती है। जो ये देखिए हीटर कॉइल है प्रतिरोध वाली, जो थी ना आपने हीटर कॉइल देखी होगी, उस पर माउंट रहती है। द्विधात्विक स्ट्रिप प्राय हीटिंग कॉइल द्वारा गर्म। अब जैसे ही करंट ज्यादा आएगी तो इसका तापमान बढ़ेगा तभी ये रिले ऑपरेट होगी। इस कॉइल को ट्रांसफार्मर द्वारा करंट प्रदान की जाती है। अब तापीय रिले में एक इंसुलेटेड आर्म होती है। क्या कैसे होता है हमारे को कोई काम की नहीं, रामायण इसमें बीच में पढ़नी नहीं है। आप ध्यान रखना, जो मेरे पढ़ने का तरीका होता है मैं सिर्फ आपको वही चीज बताऊंगा जो काम की है, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करता मैं ना। जो भी तो इसको क्या, ये डायग्राम को याद रखना पड़ेगा। आप ये चीज देखिए, डायग्राम तो याद रखना पड़ेगा बट इसकी वर्किंग से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी वर्किंग को क्रॉस कर दो, आपको पढ़ना नहीं है वर्किंग। मैं कह रहा हूँ कि इसकी वर्किंग आप मत पढ़ के जाइएगा, कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं कह रहा हूँ तो आप मेरी बात भी मानिए। चलिए अब आपका रिले हो गया। रिले क्या करता है, सिग्नल भेजता है। तो रिले सिग्नल भेजता कैसे, आखिर वो कौन सा डिवाइस है जो कि सर्किट को ऑन ऑफ कर देता है, तो उस डिवाइस का नाम है यानी कि सर्किट ब्रेकर। तो पहले पुराने जमाने में जो इलेक्ट्रिसिटी का सुपर हीरो होता था वो था फ्यूज, लेकिन अब मॉडर्न जमाना, ठीक है मॉडर्न जमाना है भाई, अब थोड़ा ना दाल रोटी का जमाना है, पिज्जा बर्गर का जमाना है, जीन्स पैंट का जमाना है, टिकटॉक का जमाना है। तो टिकटॉक के जमाने में जो हमारा सुपर हीरो है इलेक्ट्रिसिटी का वो है सर्किट ब्रेकर। अगर ये एक सर्किट ब्रेकर ना हो तो आप देखिए ना जाने अब तक कितने प्लांट ट्रिप हो गए होते, बंद हो गए थे, कितने फॉल्ट आ गए होंगे। मगर ये जो सुपर हीरो है एक्चुअल सुपर हीरो क्या है, सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर एक स्वचालित वैद्युतिक युक्ति होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स होती है। सर्किट ब्रेकर खुद ऑपरेट होता है कोई भी। अच्छा मान लो आपके घर में फॉल्ट आता है तो एमसीबी तुरंत अपने आप ट्रिप होती है ना, क्या आप खुद करते हो। तो सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिक डिवाइस है,
जो कि वैद्युतिक सर्किटों के मार्ग, जब करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है, तब ये अपने आप को बचाने के लिए तुरंत बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये सर्किट को फॉल्ट से बचाने का काम करता है। ये कुछ निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकर बड़े बड़े प्लांट में काम लेते हैं। अब छोटे रूप में आप कैसे काम में लेते हो अपने घरों में? मिनीचर सर्किट ब्रेकर यानी कि MCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी कि ELCB, अभी इसके नाम आएंगे, और मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर यानी कि MCCB। चलिए अब एक एक करके MCB, MCCB सब कुछ हमको पढ़ना पड़ेगा। MCB क्या होती है, ठीक है, आपने ये तो हमारे घरों में आसानी से देखी होगी MCB, ठीक है। एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे ऊपर और नीचे कर देते हैं, यहाँ पे फेज इनकमिंग आते हैं, आउटगोइंग जाते हैं। मान लो कोई भी कभी भी फॉल्ट आएगा तो ये क्या करेगा, बीच में से सप्लाई को ऑफ कर देगा, यानी कि जो ये फॉल्ट यहाँ है, ये फॉल्ट यहाँ का यहीं ही रहेगा, ठीक है, ये फॉल्ट यहाँ का यहीं रहेगा। ये फॉल्ट का सिंबल होता है इस तरह से, तो फॉल्ट आगे नहीं जाएगा। तो ये एक तरह का SP स्विच की आकृति वाला लघु शॉर्ट सर्किट ब्रेकर होता है। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें ओवरलोड अवस्था में स्विच स्वतः ही अपने आप ही बंद हो जाता है। ओवरलोड स्थिति में स्वतः ऑफ होने की व्यवस्था प्राय द्विधात्विक यानी कि बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा संपन्न होती है। अच्छा, बंद तो अपने आप हो जाता है, मगर आपको पता पड़ गया बंद हो गया तो ऑन आपको खुद करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है, इतना भी नहीं है कि अपने आप ही ऑन हो जाएगा, ऑन आपको स्वयं जाके करना पड़ेगा। अब देखिए अलग अलग तरीके थे। सिंगल पोल यानी कि सिर्फ एक पोल कनेक्ट रहता है, डबल पोल यानी कि दो एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, ट्रिपल पोल, 4 पोल, अलग अलग तरह की ये आती है। ये जो होता है ये सर्किट ब्रेकर 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर तक 220 वोल्ट की क्षमता के बनाए जाते हैं। ये नॉर्मल घरों में प्रयोग किए जाते हैं। 5 एम्पीयर से लेकर 60 एम्पीयर तक के ये 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल प्रकार के होते हैं तथा इसमें SPMCB के स्विचिंग लीवर को एक साथ प्रचालित करने की व्यवस्था होती है। ये छोड़ो, MCB का मुख्य कार्य क्या है? सर्किट के ओवरलोड होने की स्थिति में, अगर सर्किट में ओवरलोड, अब वो चाहे वोल्टेज, करंट, पावर किसी के भी द्वारा हो, उसे ऑफ कर देना, ठीक है। क्या करना? ऑफ कर देना, और ओवरलोड को दूर करके इसे पुनः ऑन किया जा सकता है, यानी कि ऑन आपको खुद करना पड़ेगा, कभी भी अपने आप ऑन नहीं होगा। यद्यपि सर्किट की सुरक्षा फ्यूज के द्वारा भी, अपन फ्यूज भी कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज जल जाने पर उसे चेंज करना पड़ेगा, जबकि MCB में ऐसा नहीं। अगर MCB एक बार लगा दिया आपने तो ये ऑन, जैसे ही फॉल्ट आता है ये ऑफ हो जाती है, कभी भी खराब नहीं होती। और एक चीज़ और है, मगर कभी भी मान लो अगर MCB आपके बाई चांस खराब हो, क्योंकि एक तरह से मैकेनिकल डिवाइस भी है, तब आपको इसे पूरा बदलना पड़ेगा। MCB 3 तरह की होती है, थर्मल, मैग्नेटिक, हाइड्रोलिक, और है नेक्स्ट आपका असिस्टेंट बायोमेट्रिक स्ट्रिप। तो ये कुछ थे जो कि आपके MCB के टाइप थे। ये देखिए अब MCB का आपने इंटरनल भाग दे दिया। MCB में 2 कॉन्टैक्ट होते हैं बेसिकली, मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट। देखिए ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, जैसे ही फॉल्ट आता है तो क्या होता है, मूवेबल कॉन्टैक्ट मूव हो जाता है, स्विचिंग, डॉली, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको बेसिक डायग्राम ध्यान रखना है, बाकी अपने इतने काम का नहीं है, तो जो काम का नहीं है वो हम लोग पढ़ेंगे नहीं। अब आता है ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो भाई ELCB बनाने की जरूरत क्या पड़ गई, क्यों ऐसे बनाया जाता है, पढ़िए, आइए चलिए पढ़ते हैं। MCB के द्वारा किसी उपकरण अथवा लाइन को ओवरलोड करंट से सुरक्षा तो दी जा सकती है, बिल्कुल, लेकिन अगर अर्थ में लीकेज करंट अथवा अन्य अर्थ दोष से नहीं, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो आपको सिर्फ ओवरलोड, ओवर करंट से प्रोटेक्शन दे सकते हैं, मगर हम अर्थ में लीकेज करंट से कोई भी इसे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। सो ये धात्विक खोलयुक्त वैद्युतिक उपकरणों, यंत्र व मशीनों में आदि में यदि लाइव वायर आंशिक रूप से या थोड़ा बहुत भी किसी बॉडी से टच करते हैं, मान लो मेरा कोई फ्रिज है, अब वो फ्रिज में कोई तार टूट के मेरे फ्रिज की बॉडी से टच कर गया, तो क्या होगा, मुझे बार बार करंट लगेगा, झटका लगता है। आप लोगों ने जनरली देखा होगा किसी भी बॉडी में से करंट आता है, तो वो करंट कब आता है, जब कोई धातु का वायर, जो वायर है वो बॉडी से टच करने लग जाए, तब अर्थ करंट आती है। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो ऑपरेटर है या जो भी व्यक्ति, उसे गंभीर रूप से झटका लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है, अगर अर्थ करंट फ्लो होने लगती है, तब हमारी ELCB ऑपरेट होती है। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा देने के लिए ELCB का प्रयोग किया जाता है। यह युक्ति रिले की भांति करंट तथा वोल्टेज प्रचालित प्रकार की होती है, और केवल 100 मिली एम्पियर लीकेज करंट पर ही। मानो अगर लीकेज करंट 100 मिली एम्पियर भी आई ना, तो जैसे ही ये ऑपरेट हो जाएगी, सो उपकरण में अर्थ फॉल्ट तथा लीकेज फॉल्ट उपस्थित होने पर ELCB लाइन को ऑफ कर देती है, तुरंत सप्लाई को बंद, तो करंट आएगा नहीं और आपको झटका भी नहीं लगेगा। तो अपन लोगों को ELCB, सभी लोगों के घर में कम से कम एक ELCB तो कनेक्ट होनी चाहिए। MCB हम लोग बहुत कनेक्ट करते हैं, तो जब भी आप अगली बार से अपने घरों में वायरिंग कराएं तो एक ELCB जरूर कनेक्ट करवाएं। देखिए ये ELCB का इंटरनल डायग्राम है, जो कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी। अच्छा, एक डीन रिले होल्डर होता है ना, ये आप लोग जब सेकेंडरी में आओगे ना तब पढ़ोगे, बट मैं आपको भी बताता हूँ डीन रिले होल्डर क्या होता है। ये जितने भी MCB, ELCB, MCCB होता है, इनको होल्ड करने के लिए, देखिए यहाँ से अपन जनरली समझेंगे, ये जो खांचा दिख रहा है ना आपको, ये खांचे जिस पे फिट किए जाते हैं उसे ही डीन रेल होल्डर कहते हैं, उसे ही DIN डीन रेल होल्डर कहा जाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे MCCB। तो देखिए
एमसीबी की फुल फॉर्म बहुत बहुत बार पूछी जाएगी। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसी तरह से ईएलसीबी की अर्थ लेके सर्किट ब्रेकर, और एमसीसीबी, एमसीसीबी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है। एमसीबी आता है 5 से 60 एम्पीयर तक कार्य करने के लिए बनाई जाती है। इससे अधिक एम्पीयर पर कार्य करने के लिए, यानी कि अगर आपको 60 एम्पीयर यानी कि सिंगल फेज के अलावा अगर आपको 3 फेज पे काम करना है, तब हम लोग एमसीसीबी का इस्तेमाल करेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग लगभग 99% एमसीबी की तरह ही होती है। ठीक है, तो अपने को इतना नाम नहीं दिया जाना। अब क्या होता है, ये सर्किट ब्रेकर एक तेल युक्त कक्ष में बंद कर दिया जाता है, इसीलिए इसको मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। ये कुछ 2-3 प्रकार के हैं, जैसे कि थर्मल मैग्नेटेड टाइप और फुली मैग्नेटेड टाइप। ये देखिए, ये डायग्राम दे रखा है, तो इस डायग्राम से क्या हमारा कोई लेना देना है? बिल्कुल लेना देना नहीं है। तो इसे टाटा बाय बाय करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, टाटा बाय बाय करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब है आपका सीलिंग रोज। तो सीलिंग रोज आपने देखिए, जो छत होती है, दीवार होती है, वहां पे हम लोग एक सीलिंग रोज कर देते हैं, जो सप्लाई के लिए आपने देखा होगा ऊपर आपके अगर नए घर बने हैं तो लाइटिंग फिट होती है, लाइटिंग फिट होती है। अब वो लाइटिंग के लिए तार कहाँ से आता है? ट्यूबलाइट के लिए तार। तो एक छोटा सा ये देखिए, ये सीलिंग रोज टाइप होल्डर होता है, ठीक है, और ये सफेद रंग की डिब्बी होती है, ऊपर से ढका रहता है, इसमें से 2 वायर निकलते हैं। इन दोनों वायर को आप ट्यूबलाइट पे कनेक्शन देके अपना सप्लाई कर सकते हो। तो सीलिंग रोज, ट्यूबलाइट एवं पेंडेंट होल्डर आदि को विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए सीलिंग रोज प्रयोग किए जाते हैं। ये 2 प्लेट, 3 प्लेट, 2 तार एवं 3 तार वाली लाइन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 3 प्लेट वाले सीलिंग रोज का उपयोग अतिरिक्त लाइट पॉइंट प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। तो आप लोगों ने जनरली सीलिंग रोज आप एक बार अपने घरों में देखना या फिर गूगल पे सर्च करके देखना, दिख जाएगा आपको। एडोप्टर क्या होता है? एडोप्टर आप देखिए, लैंप होल्डर से लैंप अथवा अन्य किसी कार्य के लिए संयोजन प्राप्त करने के लिए, लैंप होल्डर, मान लो अगर मैं लैंप होल्डर से काम कर रहा हूं, मानो कि मुझे लैंप होल्डर से 2 वायर और चाहिए, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं? एडेप्टर का प्रयोग करूंगा। एडेप्टर से क्या करेंगे? लैंप होल्डर से ही 2 वायर कनेक्शन करके निकाल ले जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल एडेप्टर तथा पैरेलल एडेप्टर। ये इतना पूछा भी नहीं जाता, तो अपन को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बताने की जरूरत क्या है, नाम ही कह रहा है चिल्ला के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो आपके घरों में जो है ना मेन बॉक्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ एमसीबी फ्यूज सर्किट ब्रेकर लगे रहते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जहाँ से पूरे घर को सप्लाई दी जाती है। तो अधिक लोड वाले भवनों में, जहाँ पे लोड ज़्यादा हो, अब अपने घरों में ज़्यादा नहीं तो हॉस्पिटल, कोई बिल्डिंग है, शादी ब्याहों का समारोह स्थल है, वहाँ पे ही बनाए जाते हैं, पैरेलल सर्किट बनाए जाते हैं और प्रत्येक सर्किट के लिए अलग से फ्यूज प्रयोग किया जाता है। हमारे भी घरों में अगर आपके 5-6 कमरे तो देखना, हर कमरे के लिए अलग से एमसीबी होगी। वहाँ एमसीबी है, यहाँ फ्यूज है, बात तो एक ही है। तो इसी बॉक्स को डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहा जाता है। ये प्रकार, ये सामान्यतः 6 वे या 12 वे, तो देखो ये 6 वे और ये 12 वे, यानी कि 6 फ्यूज या फिर 12 फ्यूज प्रकार का होता है। सो अभी तक हमारा ये हो गया सीलिंग रोज, ठीक है। सो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे। जो पहली क्लास में पढ़ाया था वो रिवीजन करना है, और सेकंड क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो भी रिवीजन करना है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आपका ये आज चौथी क्लास हो गई, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप ऐसे ही जो वीडियो में बना के अपलोड करूं इस तरह से पढ़ना चाहते हैं, या फिर मैं लाइव आऊं? जैसा कि आपने अगर सेकेंडरी की वीडियोस देखोगे, वहां मैं लाइव आता हूं, लाइव बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर पाता हूं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार यस सर कमेंट करें। यस सर कमेंट करके मुझे बताएं कि जी सर हम लाइव पढ़ना चाहते हैं या लाइव नहीं पढ़ना चाहते हैं। कमेंट करें, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो लाइव वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।